मैथमेटिकल टूल्स के इस लेक्चर में टॉपिक ले रहे हैं डिफरेंशिएशन। तो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ फिज़िक्स। तो फॉर फिज़िक्स लर्निंग वी नीड टू नो व्हाट इज़ डिफरेंशिएशन। तो लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड what is the geometrical meaning of differentiation. What do we do geometrically when we differentiate a function? Suppose this is a curve in xy plane. तो suppose यहाँ पे एक कर्व एक दिया हुआ है और इस कर्व पे अगर मैं दो पॉइंट्स यहाँ पे कंसिडर करता हूँ, सपोज एक पॉइंट मैंने यहाँ कहीं पे लिया और सपोज एक पॉइंट यहाँ कहीं पे लिया, और इन दोनों को अगर मैं ज्वाइन कर दूं तो एक कॉर्ड यहाँ पर बन जाएगी। तो इन दोनों कर्व को, इन दोनों पॉइंट्स को मैंने ज्वाइन किया तो एक कॉर्ड यहाँ पर हो गई। और इस कॉर्ड का अगर मैं स्लोप लिखना चाहूँ तो स्लोप के लिए मुझे बस ये चाहिए होगा कि व्हाट इज़ दिस डेल्टा वाई। ये जो दो पॉइंट्स लिए गए इनके वाई कोऑर्डिनेट में क्या डिफरेंस है, और ये जो दो पॉइंट्स यहाँ पे लिए गए इनके एक्स कोऑर्डिनेट में क्या डिफरेंस है। तो दैट मीन्स अगर मैं इस कोड की स्लोप लिखना चाहता हूँ जो सपोज लेट्स से ए और बी पॉइंट्स को ज्वाइन कर रही है, तो दिस स्लोप ऑफ कोड ए बी, स्लोप ऑफ दिस कोड, तो दिस स्लोप जैसे हमने स्ट्रेट लाइन के अकॉर्डिंगली जानते हैं कि दिस इज़ डेल्टा वाई डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। तो ये इसकी स्लोप हो जाएगी। अगर मैं जो बी पॉइंट है, सपोज उस बी पॉइंट को अब कुछ ऐसे मूव कराता हूँ कि ये बिल्कुल ए के पास पहुँच गया है और ऑलमोस्ट ये ए के साथ कोइंसाइड कर गया है। तो सपोज़ मैं बी पॉइंट को बिल्कुल ए पॉइंट के नज़दीक पहुँचा देता हूँ सच दैट कि बी पॉइंट और ए पॉइंट में कोई डिफरेंस ही नहीं है, देयर इज़ नो डिफरेंस, ऑलमोस्ट नो डिफरेंस बिटवीन ए पॉइंट एंड बी पॉइंट। तो सपोज़ मान लीजिए कि ए पॉइंट और बी पॉइंट बिल्कुल एक दूसरे के नज़दीक आ गए। तो अगर ऐसा हो जाता है, दोनों पॉइंट अगर ऑलमोस्ट कोइंसिडेंट हो जाते हैं, तो उस केस में आप देखोगे कि दोनों के वाई कोऑर्डिनेट में भी कोई खास डिफरेंस नहीं होगा दोनों पॉइंट्स के, और दोनों पॉइंट के एक्स कोऑर्डिनेट में भी कोई खास डिफरेंस नहीं होगा। और अगर दोनों पॉइंट कोइंसिडेंट हो गए हैं तो एक लाइन है जो जस्ट एक ही पॉइंट से होकर के यहाँ पर जा रही है। और अब इस केस में अगर हम कॉर्ड इस तरीके के ड्रॉ करेंगे तो वो कॉर्ड जो है एक तरीके से टेंजेंट बन जाएगी। दैट कॉर्ड विल ऑलमोस्ट बी अ टेंजेंट इन दिस लिमिटिंग कंडीशन। तो इस लिमिटिंग कंडीशन में जब बी और ए ऑलमोस्ट कोइंसाइड कर गए तो इसको जब ड्रॉ करेंगे तो ये एक टेंजेंट बन जाएगा। और हमारा ये कहना है कि ए और बी पॉइंट्स के बीच में कोई खास डिफरेंस नहीं है, यानी कि ए और बी ऑलमोस्ट कोइंसाइड कर रहे हैं। तो इसका मतलब इनके वाई कोऑर्डिनेट और एक्स कोऑर्डिनेट में भी कोई खास डिफरेंस नहीं होगा। तो इस केस में जब मैं यहाँ पर स्लोप लिखूँगा, स्लोप जो भी यहाँ पर ये टेंजेंट ड्रॉ की गई है, जो भी कोड यहाँ पर ड्रॉ किया गया है, तो स्लोप जब मैं यहाँ पर लिखूँगा तो इस केस में वाई कोऑर्डिनेट जो दोनों पॉइंट्स यहाँ पर हैं, दोनों पॉइंट्स के वाई कोऑर्डिनेट में डिफरेंस बहुत स्मॉल है, और स्मॉल इस तरीके का जो स्मॉल डिफरेंस उसको डी वाई से रिप्रेजेंट करते हैं, और एक्स कोऑर्डिनेट में बहुत कम डिफरेंस है उसको डी एक्स से रिप्रेजेंट किया जाता है। और इन दिस लिमिटिंग कंडीशन व्हेन ए एंड बी ऑलमोस्ट, यानी एग्जैक्टली कोइंसाइड नहीं कर रहे, ऑलमोस्ट कोइंसाइड कर रहे, ऑलमोस्ट कोइंसाइड, देन जो कॉर्ड थी वो कॉर्ड एक तरीके से ये टेंजेंट में कन्वर्ट हो गई। दिस कॉर्ड इज़ नाउ अ टेंजेंट। और जो स्लोप हम लिख रहे हैं बेसिकली ऐसा बोल सकते हैं कि एक पर्टिकुलर पॉइंट पे टेंजेंट का स्लोप यहाँ पर हम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो ज्योमेट्रिकली जो डिफरेंशिएशन है वो डिफरेंशिएशन बेसिकली यहाँ पर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, कर्व के किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर टेंजेंट ड्रॉ किया जाए तो उस टेंजेंट का स्लोप होता है। दिस इज़ द स्लोप ऑफ टेंजेंट एट ए पर्टिकुलर पॉइंट। दिस इज स्लोप ऑफ टेंजेंट एट ए पॉइंट। तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर हम डी वाई बाई डी एक्स, इसको हम डी वाई बाई डी एक्स बोलते हैं, तो उसको अभी डिटेल में यहाँ पर हम लिख लेंगे। तो डी वाई बाई डी एक्स बेसिकली स्लोप ही है जो यहाँ पर हम कैलकुलेट करते हैं, बस ए और बी पॉइंट्स ऑलमोस्ट कोइंसाइड कर रहे हैं। तो इफ़ ए एंड बी पॉइंट्स ऑलमोस्ट कोइंसाइड देन दिस विल बिकम अ टेंजेंट। तो इसको मैथमेटिक्स के लैंग्वेज में समटाइम्स ऐसे लिखते हैं कि ये जो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स है, अगर हम इस लिमिटिंग कंडीशन में चले जाएं कि जो डेल्टा एक्स है वो ऑलमोस्ट जीरो की तरफ जा रहा है, डेल्टा एक्स और ये जो एरो बना हुआ है इसका मतलब है डेल्टा एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड जीरो। ये एग्जैक्टली जीरो नहीं है दोनों के एक्स कोऑर्डिनेट में कुछ डिफरेंस है, लेकिन वो डिफरेंस बहुत ही मामूली सा डिफरेंस है, बहुत ही कम डिफरेंस है। जस्ट सिंप्लिसिटी के लिए हम इसको ऐसे समझ सकते हैं। तो यही चीज़
को हम dy बाई डी एक्स रिप्रेजेंट करते हैं। तो बेसिकली जो डेल्टा लिख करके हम यहाँ पे लिख रहे हैं डेल्टा वाई और डेल्टा एक्स, तो इसका मतलब होता है कि दिस इज़ फाइनाइट डिफरेंस इन एक्स कोऑर्डिनेट, दिस इज कॉल्ड फाइनाइट डिफरेंस इन एक्स कोऑर्डिनेट। और जो dx हम यहाँ पर लिख रहे हैं, dx इज नोन एज इनफाइनाइटेसिमल डिफरेंस। इनफाइनाइटेसिमल का डिफरेंस मतलब है कि दिस इज़ इनफाइनाइटली स्मॉल, दिस इज़ इनफाइनाइटली स्मॉल, ये इतना स्मॉल है जितना स्मॉल हम बिल्कुल सोच सकते हैं या नहीं सोच सकते हैं, इतना स्मॉल है ये। तो इट इज़ वेरी वेरी स्मॉल, इट इज़ समथिंग लाइक 0.000। तो इस तरह की एक क्वांटिटी है, कुछ आप ऐसा मान सकते हो कि इट इज़ वेरी वेरी स्मॉल, बहुत स्मॉल क्वांटिटी यहाँ पे, जिसको हम बोलते हैं इनफाइनाइटेसिमल डिफरेंस। तो डेल्टा एक्स, डेल्टा वर्ड यूज़ होता है फाइनाइट डिफरेंस के लिए, यानी कि कुछ ऐसा डिफरेंस है जो कि देखा जा सकता है, सोचा जा सकता है, समझा जा सकता है। 0.1, 0.01, 1, 2, 3 इस तरीके का डिफरेंस, इसको बोलते हैं फाइनाइट डिफरेंस। और इनफाइनाइटेसिमल डिफरेंस मतलब बहुत ही छोटा, वेरी वेरी स्मॉल डिफरेंस, दैट इज़ नोन एज dx। तो ये जो dy बाई dx है, dy बाई dx को हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि दिस इज़ डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। नीचे यहाँ पर x आ रहा है, तो डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, या फिर इसको बोल सकते हैं रेट ऑफ चेंज इन y। तो एक तरीके से जो भी स्लोप, हमने जो स्ट्रेट लाइन में स्लोप पढ़ा हुआ है, तो स्लोप भी बेसिकली एक तरीके से बताता है कि y में किस रेट से चेंज हो रहा है। बस किसी कर्व के लिए क्या होता है कि हर एक पॉइंट पे अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे, जैसे अगर आपने इसके लिए अगर टेंजेंट ड्रॉ किया तो यहाँ पे टेंजेंट कुछ इस तरीके का आएगा, जो आप यहाँ पे ड्रॉ करोगे तो टेंजेंट कुछ इस तरीके का होगा। तो आप देख सकते हो टेंजेंट का जो इंक्लिनेशन है वो इंक्लिनेशन चेंज हो गया। यहाँ पर इसका जो इंक्लिनेशन है वो इंक्लिनेशन एंगल कुछ और आएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो कि x के साथ में इसका कुछ और एंगल आएगा, यहाँ पर x के साथ में कुछ और एंगल आएगा। तो उस एंगल का अगर tan थीटा ले लिया जाए तो वो होता है स्लोप, और स्लोप उस पर्टिकुलर लोकेशन पे dy बाई dx के बराबर है यहाँ पर। तो दिस इज़ रेट ऑफ चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x। अगर मैं x को चेंज करता हूँ तो y में जो चेंज है वो किस तरीके से हो रहा है। dy बाई dx पॉजिटिव होने का मतलब है स्लोप पॉजिटिव, और स्लोप पॉजिटिव होने का मतलब है कि अगर आप x को इंक्रीज़ करोगे तो y इंक्रीज़ हो रहा है। dy बाई dx नेगेटिव होने का मतलब है स्लोप नेगेटिव, और स्लोप नेगेटिव होने का मतलब है कि अगर आप x को इंक्रीज़ कर रहे हो तो y डिक्रीज़ हो रहा है। तो जिस तरीके से हमने पॉजिटिव नेगेटिव स्लोप ऑलरेडी देख रखा है, तो वही मतलब यहाँ पर भी होगा। तो dy बाई dx, समटाइम्स dy बाई dx को सिंपली y डैश से भी रिप्रेजेंट कर दिया जाता है। तो y डैश इज़ बेसिकली डिफरेंशिएशन ऑफ y, और अगर x के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो हम बोल देंगे dy बाई dx, दिस इज डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। तो कई बार शॉर्ट फॉर्म में वी कैन ऑल्सो राइट इट इक्वल टू y डैश बोला जा सकता है इसको। अब इसके बाद में ये जो डिफरेंशिएशन है, ये स्लोप अगर हम कैलकुलेट करना चाहते हैं तो अब इनकी डिटेल में जाए बिना हम लोग कुछ फॉर्मूलेज यहाँ पर डायरेक्टली याद रखेंगे, और उन फॉर्मूलेज का यूज़ करके वी कैन डिफरेंशिएट द फंक्शंस, हम फंक्शंस को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो कुछ फ्रिक्वेंटली यूज्ड जो फॉर्मूलेज हैं उन फॉर्मूलेज को हम यहाँ पर देखना चाहेंगे। तो ये जो फॉर्मूलेज हैं, जो भी इन फॉर्मूलेज को हमें डायरेक्टली याद रखना होगा, और जैसे जैसे हम आगे डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे तो हमें और आइडिया लगेगा कि एग्जैक्टली डिफरेंशिएशन हमारे लिए क्या कर रहा है, डिफरेंशिएशन से हमें क्या पता चल रहा है। तो अभी हमने एक बेसिक आइडिया लिया है कि डिफरेंशिएशन का मतलब बेसिकली स्लोप या रेट ऑफ चेंज बताना होता है। तो अब y यहाँ पर अगर कुछ इस तरीके का है, x के पावर n वेयर n इज सम नंबर, तो x के पावर n, तो इसका डिफरेंशिएशन होता है n-1, यानी कि जो n है वही n यहाँ पर x के सामने आ जाता है यहाँ पर, और पावर 1 से रिड्यूस हो जाती है, n-1 हो जाता है। इसी तरीके से अगर sin x है तो उसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos x का माइनस sin x, tan x का sec स्क्वायर x, cosec x का माइनस cosec x cot x, sec x का sec x इंटू tan x, cot x का माइनस cosec स्क्वायर x e की पावर x। दिस इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन, दिस इज अगेन e की पावर x। तो e की पावर x का डिफरेंशिएशन भी वही हो जाता है e की पावर x। ln x दैट इज़ लॉगरिथमिक फंक्शन, तो ln x का होता है 1/x, और c यहाँ पर एक कांस्टेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो कांस्टेंट का जो डिफरेंशिएशन है वो 0 होता है। तो इसको समझा भी जा सकता है कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 क्यों होता है। अगर सपोज एक कांस्टेंट फंक्शन अगर इस तरीके का है, तो
कांस्टेंट फंक्शन में आप x को चेंज करते जाओ, y में किसी भी तरीके का चेंज नहीं हो रहा। आपने डेल्टा x किया या dx किया, लेकिन y में कोई चेंज हुआ ही नहीं, तो इसका मतलब है इसका स्लोप 0 है। तो किसी भी कांस्टेंट फंक्शन का जो डिफरेंशिएशन होता है वो डिफरेंशिएशन 0 आता है। अब जो भी फार्मूलेज हमने अभी देखे उन फार्मूलेज को थोड़ा अप्लाई करना यहाँ पर सीखते हैं क्वेश्चंस के थ्रू। तो सपोज़ हमें यहाँ पर दिया हुआ है x² और इससे डिफरेंशिएट करना है, तो इसके लिए जो फार्मूला हम यूज़ करेंगे वो है x⁴n। तो जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो जैसे मुझे पता है कि x⁴n का जो डिफरेंशिएशन होता है वो डिफरेंशिएशन होता है n(x(n-1). तो n की जगह बस 2 है यहाँ पे, तो 2x(2-1) हो जाएगा, यानी कि 2x हो जाएगा फर्स्ट केस में। सेकंड √x का मतलब होता है कि x⁴½ है, x⁴1/2। तो एक तरीके से मुझे y जो दिया गया है वो x⁴1/2 दिया गया है, और मुझे y' या dy/dx निकालना है। तो n(x(n-1) या फिर ½ इसको आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो 1/2, और नीचे x⁴½ और ये 1/2 √x। तो बहुत बार हम जब डिफरेंशिएशन करते रहते हैं तो हमें ये चीज़ें याद भी हो जाती हैं कि अगर √x दिया है तो डिफरेंशिएशन 1/2 √x हो जाता है। नंबर 3 लेते हैं यहाँ पर, इसमें 1/√x है, तो 1/√x यानी कि y = x⁻⁻½ हो जाएगा। तो इसका जब डिफरेंशिएशन निकालेंगे तो -12x⁻⁻1, तो -12 और एक तरीके से x⁻³ यहाँ पर हो गई। इसी तरीके से नंबर 4 x⁻⁻1/3, तो बस केवल फार्मूला अप्लाई कर लेना है यहाँ पर इसमें। तो इसका y' या dy/dx आप कुछ भी बोलो इसको, तो दिस इज़ 1/3 x⁻⁻1/3 -1, तो 1/3 x⁻⁻2/3 हो जाएगा, या 1/3 x⁻²/3। दिस इज़ द डिफरेंशिएशन ऑफ दिस फंक्शन। फिफ्थ नंबर पे है x, सिंपली x दिया हुआ है, तो y = x, और dy/dx जब मैं इसका निकालूंगा तो x के पावर एक तरीके से 1 है यहाँ पर, ये दिस इज़ 1, तो ये 1x1-1, तो ये हो जाएगा 1x⁻0 दैट इज़ इक्वल टू 1। तो ये जो y = x दिया हुआ था इसका डिफरेंशिएशन 1 हो गया। और ये वैसे भी हमको स्ट्रेट लाइन के नॉलेज से पता होना चाहिए कि अगर y = x है तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनता है इसका y = x, और इसका स्लोप आप किसी पॉइंट पे कैलकुलेट करो, किसी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो ये टेंजेंट जो है एक तरीके से इस लाइन के साथ ही कोइंसाइड कर जाएगी y = x के साथ में, और y = x का स्लोप कितना होता है 1045 यानी कि 1। तो इसका आंसर 1 आना ही चाहिए। इसके बाद में यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस और ले रहे हैं। तो फाइंड स्लोप ऑफ कर्व y = x² एट दिस पॉइंट्स। तो एक कर्व यहाँ पर है y = x² और मुझे स्लोप कैलकुलेट करना है। तो स्लोप कैलकुलेट करने का मतलब है मुझे dy/dx निकालना होगा। तो dy/dx x² का हो जाएगा 2x। अब मुझे जिन पॉइंट्स पे कैलकुलेट करना है उन पॉइंट्स को मैं x की जगह पे यहाँ पुट कर लूँगा। जैसे x = -1 पे करना है, तो एक लिखने का तरीका है कि dy/dx किस पॉइंट पे कैलकुलेट कर रहे हैं, x = -1, तो 2 × -1 दिस इज़ -2। फिर इसी तरीके से dy/dx मुझे कैलकुलेट करना है x = 0, तो 2x है dy/dx की वैल्यू, तो उसमें x 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा। इसी तरीके से dy/dx मुझे कैलकुलेट करना है x = 1 पे, तो ये हो जाएगा 2। तो ये आंसर्स आ गए। अगर हम इन आंसर्स को थोड़ा सा और डीपली समझना चाहते हैं कि ये आंसर्स का मतलब क्या है, ये आंसर इस तरीके से क्यों आए हैं, तो मैं एक बार इसका ग्राफ यहाँ पर प्लॉट करना चाहूँगा। तो y = x² का अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूँ तो y = x² का जो ग्राफ होता है वो कुछ इस तरीके का होता है। इट इज़ पैराबोलिक इन नेचर, कुछ इस तरीके का पैराबोलिक टाइप का यहाँ पर इसका ग्राफ बनता है। x = -1 यहाँ कहीं पर एक पॉइंट है, दिस इज़ x = -1, और इसी तरीके से x = +1 यहाँ कहीं पर ये पॉइंट है, और ये x = 0 हो गया। अब आप अगर इस पर्टिकुलर पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करते हो तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो टेंजेंट आएगा दैट टेंजेंट विल बी लाइक दिस, कुछ इस तरीके का टेंजेंट आएगा इस पर्टिकुलर पॉइंट पे। आप देख सकते हो कि ये लाइन जो है इस तरीके का टेंजेंट ऐसा आ रहा है कि इसका स्लोप नेगेटिव होगा। अगर आप इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ड्रॉ करते हो तो स्लोप कुछ ऐसा आएगा, और अगर आप ये 0 पे करते हो तो कुछ इस तरीके का यहाँ पे टेंजेंट आएगा। तो ऑब्वियसली कि टेंजेंट जो है x एक्सिस के अलोंग है, तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा फिर 0। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि x बढ़ा रहे हैं, y यहाँ पे घटता जा रहा है, यहाँ तक घटता गया, उसके बाद में जब आप x इंक्रीज कर रहे हो तो y बढ़ रहा है यहाँ पे।
तो जहाँ पर भी स्लोप पॉजिटिव आ रहा है उसके आसपास y बढ़ रहा था, इसका मतलब जहाँ पे स्लोप 0 आ रहा है इसका मतलब वहाँ पे एक तरीके से फ्लैट हो गया है कर्व, वहाँ पे रेट ऑफ चेंज 0 हो गया उस पर्टिकुलर लोकेशन पे, और जहाँ पे स्लोप नेगेटिव है इसका मतलब वहाँ पे y जो है वो डिक्रीज़ कर रहा था। अब इसके बाद हमसे पूछा जा रहा है कि स्लोप ऑफ y इज इक्वल टू साइन एक्स एट दिस पॉइंट। तो साइन एक्स का स्लोप निकालना है, इसका मतलब डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा इसको। तो लेट अस डिफ्रेंशिएट दिस फंक्शन। तो साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाता है, कॉस एक्स। अब मैं इसमें x इज इक्वल टू 0 पुट कर लेता हूँ, तो x इज इक्वल टू 0 पे जो y डेस आएगा cos 0 दैट इज़ 1, x इज इक्वल टू 90 डिग्री और पाई बाई 2, तो y डेस इज इक्वल टू cos पाई बाई 2 और ये 0 आ गया। अगेन हम ग्राफ से इसको थोड़ा वेरीफाई भी कर सकते हैं कि ये इस तरीके का क्यों आ रहा है। तो साइन एक्स का ग्राफ हम याद रख सकते हैं कि कुछ इस तरीके का होता है। तो दिस इज़ y इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ। ये x इज इक्वल टू 0 पे साइन एक्स 0 होता है, x इज इक्वल टू पाई बाई 2 या 90 डिग्री पे जो साइन होता है वो 1 के बराबर होता है। जब 180 डिग्री या पाई होता है तो साइन 0 हो जाता है। अब मैं अगर टेंजेंट ड्रॉ करूँ इस पर, तो पाई बाई 2 पे अगर देखोगे टेंजेंट कुछ इस तरीके का आएगा यहाँ पर, इस पॉइंट पर्टिकुलर पॉइंट पे यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ करोगे आप तो कुछ इस तरीके का आएगा। तो ये जो टेंजेंट है पॉजिटिव आ रहा है स्लोप यहाँ पर इसका, और यहाँ पे स्लोप एग्जैक्टली यहाँ पे जो स्लोप आ रहा है वो एग्जैक्टली 1 आ रहा है। इसका मतलब ये टेंजेंट 45 डिग्री एंगल फॉर्म करेगा एक्स के साथ। यहाँ पे ऑब्वियस है कि ये टेंजेंट एक्स एक्सिस के अलॉन्ग आ गया, तो इसमें किसी तरीके का स्लोप नहीं होगा, देयर इज़ नो स्लोप इन इट, 0 स्लोप होगा इसका। अब तक हमने जो डिफरेंशिएशन कुछ जो क्वेश्चंस किए हैं डिफरेंशिएशन के, उसमें बहुत सिंपल हमें फंक्शंस या एक्सप्रेशंस दिए गए थे जिसमें सिंपली एक्स के पावर एन और ये सब फार्मूलेज डायरेक्टली यूज़ हो गए थे, साइन एक्स का फार्मूला यूज़ हो गया था डायरेक्टली। लेकिन कई बार हमें फंक्शंस के कुछ कॉम्बिनेशन दिए जाएंगे, फंक्शंस दो फंक्शंस का एडिशन हो सकता है, उनका मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, सब्ट्रैक्शन, उनका डिवीज़न कुछ इस तरीके का हो सकता है। तो इसमें कुछ सर्टेन रूल्स हैं जिनको हमें फॉलो करना पड़ेगा डिफरेंशिएशन के लिए। तो सपोज़ मुझे दो फंक्शंस का समेशन या उनका डिफरेंस दिया गया है और उसे डिफरेंशिएट करना है, तो फंक्शंस को हम जनरली इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं एफ ऑफ एक्स। तो इसको बोलने का तरीका होता है एफ ऑफ एक्स, फंक्शन ऑफ एक्स। जैसे मान लीजिए फंक्शन ऑफ एक्स मुझे दिया हुआ एक्स स्क्वायर, तो इसका मतलब है कि एक्स के जगह अगर आप 2 रखोगे तो एफ ऑफ एक्स कितना हो जाएगा 4। तो वाई या एफ ऑफ एक्स इस तरीके से इसको लिखा जा सकता है। तो हमें दो अलग अलग फंक्शंस दिए गए, एक फंक्शन है जो इस रूल को फॉलो करता है एफ ऑफ एक्स, और एक दूसरा फंक्शन है जी एक्स। तो डिफरेंशिएशन करने का रूल सिंपल है, आप एफ ये जो फंक्शन दिया गया है, ये जो एक्सप्रेशन दिया गया है इसको डिफरेंशिएट कर दो, फिर ये जो दिया गया है इसको डिफरेंशिएट कर दो, और बीच में जो प्लस माइनस आ रहा था वो प्लस माइनस अभी भी आता रहेगा, या फिर आप इसको इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो डैश के फॉर्म में। तो कुछ एक एग्जांपल्स अगर मैं यहाँ पर लेता हूँ तो उससे क्लैरिटी हो जाएगी। जैसे इसको डिफरेंशिएट करना है वाई डैश, तो एक्स स्क्वायर एक्स के पावर एन का फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो ये हो जाएगा 2x, बीच में जो प्लस आ रहा था प्लस आ जाएगा, और एक्स क्यूब है ये, तो एक्स क्यूब में 3x स्क्वायर, तो ये इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन हो गया। इस तरीके से इस क्वेश्चन में अगर हम देखें वाई डैश, तो x की पावर 4, तो ये हो जाएगा 4x क्यूब, साइन एक्स का हो जाता है cos x, बीच में जो माइनस आ रहा है माइनस रहेगा यहाँ पर, और 5 यानी कि एक कांस्टेंट टर्म है तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 0। तो ओवरऑल आंसर क्या बन जाएगा 4x क्यूब माइनस cos x, दिस इज़ द आंसर। इसके बाद कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन ले रहे हैं जिसमें दो फंक्शंस का आपस में प्रोडक्ट है, मल्टीप्लिकेशन है, जैसे y इज़ इक्वल टू सम f इंटू जी। तो इसके लिए जो रूल है वो क्या है यहाँ पे, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, तो इसमें रूल ये है कि एक बार आप एक फंक्शन को एज इट इज़ रखो और दूसरे को डिफरेंशिएट करो। तो सपोज़ मैंने एक एक्सप्रेशन या फंक्शन को एज इट इज़ रखा और सपोज़ g को डिफरेंशिएट किया डी जी बाई डी एक्स, फिर बीच में प्लस का साइन आएगा, फिर आपने जिसको डिफरेंशिएट किया था g को उसको आप एज इट इज़ रखो और दूसरे को डिफरेंशिएट करो। तो रूल यही है इसमें कि जिसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं दूसरे फंक्शन को हम एज इट इज़ छोड़ देंगे और उसके बाद में फिर जिसको एज इट इज़ पहले छोड़ा गया था उसको डिफरेंशिएट करेंगे, यानी वाई डैश इज इक्वल टू एफ जी डैश प्लस जी एफ डैश, कुछ इस तरीके से। अगेन कुछ एक एग्जांपल्स लेकर करके देखते हैं इसमें। तो वाई डैश अगर मैं इसके लिए कैलकुलेट करूँ तो एक्स साइन एक्स, तो दिस इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ एक्स एंड साइन एक्स। तो प्रोडक्ट रूल हमें यहाँ पर अप्लाई करना पड़ेगा, और रूल क्या है कि एक बार मान लीजिए आपने एक्स को एज इट इज़ रखा, साइन एक्स को डिफरेंशिएट किया, तो साइन एक्स का क्या हो जाएगा कॉस एक्स।
फिर आपने साइन एक्स को एज इट इज़ रखा और एक्स को डिफ्रेंशिएट किया, तो एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाता है 1, तो 1, और साइन एक्स को आपने एज इट इज़ छोड़ा हुआ है, तो आंसर बन जाएगा इसका एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। इस तरीके से अगर आप इसको डिफ्रेंशिएट करना चाहते हो y इज़ इक्वल टू सी इंटू एक्स की पावर n, तो c यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट है, तो आप एक बार x की पावर n का डिफ्रेंशिएशन करो, दूसरी बार आप c का डिफ्रेंशिएशन करो, तो c का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाता है 0। तो इसका डिफ्रेंशिएशन सिंपली आप ऐसे बोल सकते हो कि c को आपने एज इट इज़ रखा और इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो गया n(x(n-1), और उसके बाद में आप x के पावर n को एज इट इज़ रख रहे हो और c को डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या आ जाएगा 0। तो सिंपली हम एक ही रूल बना सकते हैं कि अगर एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हुआ है किसी फंक्शन का, तो वो कांस्टेंट एज इट इज़ हमको दिख जाएगा। जैसे मान लीजिए अगर मुझे ये दिया जाता है कि y इज़ इक्वल टू 2 sin x, अगर सपोज ये दिया गया, तो जब मैं इसका वाइडस निकालूंगा तो 2 एज इट इज़ रह जाएगा यहाँ पे, और sin x का क्या हो जाएगा cos x। तो सिंपली इस तरीके से कांस्टेंट जब होगा तब हम उसको डिफ्रेंशिएट, उस केस में डिफ्रेंशिएशन कर सकते हैं अगर कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो। कुछ और सवाल यहाँ पर लेते हैं डिफ्रेंशिएशन के, जैसे ये सवाल है, इसमें y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर दिया, तो इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, कई बार हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हैं फंक्शन को, तो ऑब्वियसली a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा सकते हैं यहाँ पे, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, तो सिंप्लीफाई कर लिया और अब यहाँ पे 3 टर्म्स बन गए यहाँ पर अलग अलग, तो 3 टर्म्स जो बन गए इनको हम डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, तो y डैश एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x, फिर बीच में प्लस आ जाएगा 2x, तो 2x का 2 एज इट इज़ रह जाएगा और x का हो जाएगा 1 और 1 का हो जाएगा 0, तो 2x प्लस 2, ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया। इसी तरीके से इसके लिए अगर हम देखें तो पहले आप इसको मल्टीप्लाई कर लो, तो एक्स स्क्वायर और एक्स क्यों हो जाएगा, एक्स स्क्वायर और 1 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, 1 इंटू एक्स ये x हो जाएगा, 1 इंटू 1 ये 1 हो जाएगा, तो अगेन 4 टर्म्स यहाँ बन गए, तो एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का 2x, x का डिफ्रेंशिएशन 1 और 1 का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा 0। इसके बाद नेक्स्ट रूल है कि अगर दो फंक्शंस डिवाइड हो रहे हो तो क्वोशिएंट रूल अप्लाई होता है, y इज इक्वल टू एफ बाई जी दिया गया है, तो इसका डिफ्रेंशिएशन जब करेंगे तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर यहाँ पर आएंगे, और डिनोमिनेटर में यहाँ पे जी स्क्वायर आएगा, जी स्क्वायर यहाँ पर क्या है कि जो भी यहाँ पे डिनोमिनेटर में दिया गया था डायरेक्टली उसका स्क्वायर हो जाएगा। फिर उसके बाद में न्यूमरेटर में, तो जो डिनोमिनेटर में दिया गया फंक्शन वो एज इट इज़ यहाँ पर आ रहा है, तो दैट फंक्शन इज़ एज इट इज़ हियर, और उसके बाद में जो ऊपर फंक्शन लिखा गया न्यूमरेटर में पहले उसका डिफ्रेंशिएशन हो रहा है, तो नीचे वाले फंक्शन को लिखा एज इट इज़ लिख दिया और डिफ्रेंशिएशन कर दिया ऊपर वाले फंक्शन का न्यूमरेटर का, इन बिटवीन माइनस का साइन आएगा, इसका ध्यान रखना होगा यहाँ पर। अब के बार f को एज इट इज़ रखा और g को डिफ्रेंशिएट कर दिया dg बाई dx, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो y डैश इज इक्वल टू g f डैश माइनस f g डैश डिवाइड बाई जी स्क्वायर। तो एक एग्जांपल लेते हैं तो उससे इसका पिक्चर क्लियर हो जाएगा। y डैश निकालना है मेरे को यहाँ पर, तो जो भी नीचे लिखा हुआ है x लिखा हुआ है, जो भी लिखा हुआ है इसका स्क्वायर कर देंगे तो x स्क्वायर हो गया। अब आप पहले x को एज इट इज़ रखो, जो नीचे लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पे g को लिखा हुआ है, sin x का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा cos x, बीच में माइनस का साइन आएगा। अब आप sin x को एज इट इज़ रखो और x का डिफ्रेंशिएशन करो, तो x का डिफ्रेंशिएशन विल बी 1 और sin x एज इट इज़ रह गया, तो ये हो जाएगा x cos x माइनस sin x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। इस तरीके से इसका डिफ्रेंशिएशन करना है, तो इसका डिफ्रेंशिएशन y डैश इज इक्वल टू जो भी नीचे लिखा गया है एज इट इज़ उसकी स्क्वायरिंग हो जाएगी x प्लस 2 का स्क्वायर, और उसके बाद में x प्लस 2 को आप पहले तो एज इट इज़ रख लो, x प्लस 2 इज़ एज इट इज़, और एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डिफ्रेंशिएशन इज़ 2x प्लस 0। फिर उसके बाद में आप एक्स स्क्वायर प्लस 1 को एज इट इज़ रखो और नीचे जो लिखा गया उसका डिफ्रेंशिएशन करो, तो x का डिफ्रेंशिएशन इज़ 1, 2 का डिफ्रेंशिएशन इज़ 0। चाहो तो आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हो जो भी आ रहा है, तो 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 ये आ जाएगा डिवाइड बाई एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर। तो बेसिकली इनका सिंप्लीफिकेशन हम ज़रूरत पड़ने पे कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल हमारा फोकस यहाँ पर है किस पर कि डिफ्रेंशिएशन करना कैसे है, हमें डिफ्रेंशिएशन करना आना चाहिए, बस फ़िलहाल अभी हमारा फोकस इसी पर है। इसके बाद नेक्स्ट, तो कई बार हमें जो फंक्शंस दिए जाएंगे वो फंक्शंस थोड़े से और भी कॉम्प्लिकेटेड हो सकते हैं। तो अब तक हमने x के पावर n टाइप का सिंपल फंक्शन देख लिया, उन कुछ फंक्शंस का कॉम्बिनेशन देख लिया, कॉम्बिनेशन
आपस में सम डिफरेंस वाला हो सकता है, आपस में प्रोडक्ट वाला हो सकता है, आपस में डिवीज़न वाला हो सकता है। अब इसके बाद में एक और वैरायटी यहाँ पर देख रहे हैं कि डिफरेंशिएशन ऑफ कंपोजिट फंक्शन। कंपोजिट थोड़े और कॉम्प्लेक्स फंक्शन हो गए एक तरीके से। इसमें जो रूल हम अप्लाई करते हैं उसको हम चेन रूल बोल देते हैं या फिर आउटसाइड इनसाइड रूल बोल देते हैं। तो देखते हैं कि क्या होता है ये। सपोज़ हमें एक फंक्शन दिया गया है y इज इक्वल टू सम f, और f के अंदर भी एक फंक्शन है gx, और इसका डिफरेंशिएशन जब हम करेंगे तो आप सिंपली बस ये जो फंक्शन दिया हुआ है इस f का आप डिफरेंशिएशन कर दो और इसके अंदर का gx एज इट इज़ इसके अंदर छोड़ दो। फिर उसके बाद अगला स्टेप एक और लेना पड़ेगा और वो मल्टीप्लाई होगा इसके साथ में जो भी हमने किया पहले। तो अंदर जो ये फंक्शन था उस फंक्शन को आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो इसीलिए इसको आउटसाइड इनसाइड बोलते हैं कि पहले आप आउटसाइड के फंक्शन को पकड़ो फिर अंदर के फंक्शन को पकड़ो। तो बाहर का फंक्शन फिर अंदर का फंक्शन। तो थोड़ा एग्जांपल लेते हैं तब जाके हमें और क्लैरिटी इसमें आ पाएगी कि क्या कर रहे हैं एग्जैक्टली हम यहाँ पर इसमें। तो सपोज़ मैं इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करना चाहता हूँ। साइन ऑफ एक्स स्क्वायर है। जनरली जो नॉर्मल फंक्शन होता है वो तो होता है साइन एक्स, लेकिन एक्स यहाँ पर एंगल नहीं है, यहाँ पर एंगल जो है एक्स स्क्वायर है। तो एक कंपोजिट फंक्शन हो गया। यहाँ पर जो एफ एक्स है वो एक तरीके से क्या है, साइन एक्स है, और जी एक्स अंदर का फंक्शन यहाँ पे क्या एक्स स्क्वायर है। तो आप अभी एक्स स्क्वायर को बिल्कुल इग्नोर करो और साइन का जो डिफरेंशिएशन होता है वो कर दो। तो साइन का डिफरेंशिएशन होता है कॉस, बाकी ये जो एंगल है वो एंगल एज इट इज़ जो भी अंदर का फंक्शन है वो एज इट इज़ लिखा जाएगा यहाँ पर इसमें। तो इट इज़ कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब ये जो अंदर का फंक्शन है इसे आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो अब आप इसको साइन को भूल जाओ, सिर्फ एक्स स्क्वायर पर कंसंट्रेट करो। तो एक्स स्क्वायर का जो डिफरेंशिएशन है वो कितना हो जाता है, 2x। तो इसका आंसर हो जाएगा 2x कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर। सो दिस इज़ द आंसर। इसी तरीके के आप कुछ और भी एग्जांपल्स यहाँ पर इसमें ले सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये क्वेश्चन है y इज़ इक्वल टू सपोज़ e की पावर साइन एक्स। सपोज़ हमें ये दे दिया गया e की पावर साइन एक्स। तो अब हम क्या करेंगे कि बाहर से जब हम इस फंक्शन को देखते हैं तो हमें बस दिखता है कि e की पावर समथिंग है। जैसे इस फंक्शन को जब मैं देख रहा था तो साइन ऑफ समथिंग है, तो बस हमने साइन का कॉस कर दिया था, तो e की पावर समथिंग है। तो इसका जब मैं डिफरेंशिएशन करूँगा तो डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, बस e की पावर साइन एक्स एज इट इज़ लिख दूंगा मैं इसको। और फिर यहाँ पर ये x नहीं था बल्कि इस फंक्शन में यहाँ पे साइन एक्स था, तो साइन एक्स का फिर मेरे को डिफरेंशिएशन करना होगा और ये डिफरेंशिएशन यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉस एक्स। तो ये इसका फिर कंप्लीट डिफरेंशिएशन हो पाएगा। फिर इसका फिर मैं कुछ और फंक्शंस यहाँ पे लेता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे y इज़ इक्वल टू यहाँ पर ये दे दिया गया है साइन ऑफ रूट एक्स। सपोज़ ये दे दिया गया तो y डैश मैं यहाँ पे लिखूँगा, साइन का सिंपली कॉस कर दूँगा, कॉस ऑफ रूट एक्स। फिर रूट एक्स को मुझे डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो 1/2 रूट एक्स कुछ इस तरीके का यहाँ पर आ जाएगा। ये कुछ और एग्जांपल्स इस तरीके के लेके देखते हैं। सपोज़ नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर y इज़ इक्वल टू एक्स प्लस सपोज़ y इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर, कुछ इस तरीके का दे दिया गया। तो मैं इस फंक्शन को जब बाहर से देखता हूँ तो समथिंग का स्क्वायर है, तो स्क्वायर है तो इसका जो डिफरेंशिएशन है वो 2x होता है। अगर एक्स स्क्वायर होता तो डिफरेंशिएशन 2x हो जाता। तो पहले मैं आउटसाइड तरीके से इसका डिफरेंशिएशन कर दूंगा, तो ये हो जाएगा y इज़ इक्वल टू 2y डैश इज इक्वल टू 2x, और x की जगह पे यहाँ पे क्या एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब ये x नहीं था, ये पूरी क्वांटिटी एक्स स्क्वायर प्लस 1 थी, तो इसको मैं वापस से डिफरेंशिएट करूँगा तो एक्स स्क्वायर का हो जाएगा यहाँ पे 2x और 1 का क्या हो जाएगा फिर यहाँ पर 0। अब चाहो तो आप इसको मल्टीप्लाई वगैरह कर लो, तो ये 4x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो ये इसका नेट डिफरेंशिएशन हो गया। आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हो, आप इसको डिफरेंट तरीके से भी कर सकते हो। ये जो होल स्क्वायर है इस होल स्क्वायर को आप ओपन कर लो, ठीक है। तो ऑब्वियस है कि ये भी कर सकते हैं। तो y इज़ इक्वल टू आप लिख सकते हो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर। अब आप इसको डिफरेंशिएट करो तो y डैश इज इक्वल टू एक्स की पावर 4x क्यूब हो जाएगा। फिर उसके बाद में 1 का हो जाएगा 0 और 2x स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का होता है 2x, तो 4x स्क्वायर प्लस 4x कॉमन ले लो तो एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो जो यहाँ पर आया था वही यहाँ पर भी दिखाई देगा। तो ऊपर वाला जो मेथड है उससे हम डायरेक्ट कर रहे हैं बिना उसको एक्सपेंड किए। अब मान लीजिए अब एक्सपेंड करना हमेशा इतना आसान नहीं होगा। जैसे मान लीजिए अगर हमें दे दिया जाए कि y इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर 100, तो आप इसको एक्सपेंड नहीं कर सकते। तो आप
इस केस में आपको इसी के साथ चलना पड़ेगा। वाई डैश निकालोगे तो ये हो जाएगा 100 एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर 99। तो x की पावर n हमने यूज़ कर लिया, लेकिन जिसको हम x की पावर n कह रहे थे बाहर के तरीके से, वो अंदरूनी x में यहाँ पर क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 को आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो 2x प्लस 0। तो ये इसका डिफ्रेंशिएशन होगा, जिसको एक्सपेंड करके डेफिनेटली बहुत मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए अगर हम इसको एक्सपेंड करने लगेंगे तो। इसके बाद में नेक्स्ट, कई बार 2 से ज़्यादा भी फंक्शंस हमें यहाँ पर दिख सकते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं यहाँ पर लिखूँ साइन ऑफ कॉस एक्स, अभी थोड़ा सा पहले इसको सिंपल कर लेते हैं। लेट्स से साइन ऑफ साइन एक्स है सपोज। अभी भी सपोज 2 ही फंक्शन है, तो मैं वाई डैश लिखूँ तो ये जो साइन है बस इसको देख के लिख दूंगा कॉस, तो कॉस ऑफ साइन एक्स है। लेकिन साइन के साथ में साइन एक्स नहीं था, बल्कि साइन के साथ में एक्स नहीं था बल्कि साइन एक्स था, तो साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन वापस से क्या हो जाएगा, कॉस एक्स, जो अंदर की क्वांटिटी है। इसके बाद में अगर मैं एक एग्जांपल नेक्स्ट यहाँ पे लूँ, जो अभी जस्ट मैंने लिखा था, y इज इक्वल टू साइन ऑफ सपोज कॉस एक्स, तो साफ साफ दिख रहा है कि अब की बार यहाँ पे ये 3 फंक्शंस आ गए। सबसे बाहरी फंक्शन जो है, तो आउटसाइड से इनसाइड की तरफ आप जाओ, तो आउटसाइड इज साइन, तो कॉस हो जाएगा, कॉस पूरा एंगल लेकिन आपको लिखना पड़ेगा, कॉस साइन कॉस एक्स। फिर उसके बाद में आपने ये कर दिया, फिर उसके बाद में आप इस फंक्शन को पकड़ो साइन ऑफ कॉस एक्स, तो ये जो साइन है, साइन का क्या हो जाएगा, कॉस, तो कॉस ऑफ कॉस एक्स। फिर इस साइन का काम हो गया, अब कॉस एक्स बचा, तो कॉस एक्स का क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स। तो ये सभी चीज़ें मल्टीप्लिकेशन में रहेंगी यहाँ पर इसमें। तो इस तरीके से यहाँ पर इसका हम डिफरेंशिएशन कर सकते हैं यूजिंग दिस रूल, चेन रूल।